नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड EPC 4 के अंतर्गत यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे केस स्टडी यानी कि मामले का अध्ययन। केस स्टडी के अंतर्गत हमने आप सभी को एक प्रश्न भी दिया था और उस प्रश्न का हम लोग उत्तर भी लिख रहे थे। तो उसमें हमने प्रश्न को जो है आधा सॉल्व कर लिया था और आधा हिस्सा जो है हम आज के वीडियो में इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं केस स्टडी का जो ये दूसरा पार्ट है, एथिक्स केस स्टडी, जो हम लोग पिछले वीडियो में जा रहे थे, उसका ये भाग 2 है। तो हम उस प्रश्न को शुरू करें इससे पूर्व जो है इस वीडियो में भी हम आपको प्रश्न को पुनः लिखवा देना चाहेंगे ताकि आपके मस्तिष्क में वो प्रश्न स्मरण रहे, ताकि आप जब हम उस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालें, उस प्रश्न को सॉल्व करें, तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं हो। तो आप पुनः जो है प्रश्न को एक बार लिख लीजिए ताकि आगे वीडियो में आपको परेशानी कहीं नहीं हो। हमारा प्रश्न ये था कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे एक युवा खिलाड़ी हैं। प्रतियोगिता के दौरान आप देखते हैं कि कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा एक विशेष प्रकार की दवा का उपयोग किया जा रहा है। जब आप उनसे संपर्क करते हैं तो वे बताते हैं कि वे अपने कोच के परामर्श पर वो दवा का प्रयोग कर रहे हैं और ये दवा जो है उनको खेल में उनका प्रदर्शन बढ़ा देगा। यानी कि जितना वो परफॉर्म करेंगे उनका परफॉर्मेंस को क्या होगा, दुगुनी गति से बढ़ा देगा, ज़्यादा वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा है और आपको भी इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी इस दवा का प्रयोग करते हैं। हर किसी के द्वारा दवा का सेवन किया जाता है। तो इस परिस्थिति में आपके सामने 2 विकल्प दिए गए थे। इस क्वेश्चन को 2 भाग में बांटा गया था। पहला ये था सेक्शन ए में कि इस परिदृश्य में आप क्या करेंगे। आप अपने लिए उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा कीजिए। यदि हम विकल्पों की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में 2 विकल्पों पर बात किया था और आज के क्लास में जो आपका तीसरा विकल्प है उसके बारे में बात करेंगे और उसके पश्चात जो इसका बी सेक्शन है उसके बारे में भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बारे में उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ये तो आपका हो गया। पहला पे क्या था, आपको विकल्प बताना है कि आप जो है किन विकल्पों का प्रयोग करेंगे और अपनी कार्यवाही की योजना का विवरण आप कैसे तैयार करेंगे। ये में था। और बी में आपसे पूछा गया था आप क्यों मानते हैं कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग प्रतिस्पर्धा खेल आयोजनों में आम बात हो गया है और यह प्रथा जो है किस प्रकार खत्म की जा सकती है, इसके बारे में आपको बताना था। तो चलिए, हमने जैसे कि मैंने कहा, हमने पिछले वीडियो में 2 विकल्पों पर बात कर लिए थे और आज बात करेंगे हम विकल्प 3 पर। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे विकल्प 3। आज हम जो है तीसरे विकल्प के ऊपर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो विकल्प 3 में आपका क्या हो सकता है। विकल्प 3 में आप लिखेंगे प्रतियोगिता समाप्त होने पर शिकायत करना। आप क्या कर सकते हैं, जब प्रतियोगिता समाप्त होगी, जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप शिकायत करेंगे। इसका गुण क्या है, इसका फायदा क्या है। अब ये काम करते हैं, यदि प्रतियोगिता खत्म होने के बाद आप शिकायत करते हैं तो इसका गुण क्या है। इसका गुण यह हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा में टीम का प्रदर्शन प्रभावित नहीं होगा। यानी कि जो कंपटीशन वहाँ चल रहा था, जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, तो उस समय आप अगर कंप्लेन नहीं करते हैं तो उस खेल के दरमियान किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी और खेल जो है प्रभावित नहीं होगा। दूसरा गुण क्या हो सकता है, दूसरा गुण में आप यह लिख सकते हैं, यह मेरे द्वारा विकल्पों के आकलन हेतु पर्याप्त समय प्रदान करता है। यानी जब हम तीसरा विकल्प अपनाते हैं तो आपको एक पर्याप्त समय मिल जाता है, ताकि आप क्या करते हैं, पूरे खेल को देखते हैं, उस पर आप सोच विचार कर लेते हैं कि हमें कंप्लेन किनके पास करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए।
आपको क्या होता है, पूरा भरपूर समय मिल जाता है। ये तो इसके गुण हो गए। और यदि हम दोष की बात करें, हानि की बात करें, तो इसका दोष क्या हो सकता है? इसका दोष ये हो सकता है कि जो आपके एथलीट या खिलाड़ी या जो कोच होंगे वो अनुचित कार्यों से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि खेल तो ख़त्म हो गया है। और जब खेल ख़त्म हो गया है तो उसके बाद आप उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे, तो हो सकता है कि वो इस कार्य से वो इनकार कर दे, यानी कि कह दे वो कि हमने तो ऐसे अनुचित चीज़ों का प्रयोग किया ही नहीं, आप मेरे ऊपर बेवजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो नुकसान ये हो सकता है कि वो अनुचित कार्यों से इनकार कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा नुकसान क्या हो सकता है? दूसरा नुकसान ये होगा कि डोपिंग का पता लग सकता है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल हो सकती है। डोपिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डोपिंग क्या होता है? जो खिलाड़ी ऐसे दवाओं का प्रयोग करते हैं और ऐसी दवाओं का प्रयोग करते समय पकड़े जाते हैं तो उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं। डोपिंग यानी कि कोई नशा का प्रयोग करना, एक प्रकार का लत आप इसको बोल सकते हैं, ड्रग्स की श्रेणी में से रखा जाता है। तो जब डोपिंग का पता चलेगा तो डोपिंग का पता चलने से क्या होगा? वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व लेवल पर भारत की छवि जो है धूमिल हो सकती है। तो ये 3 विकल्प थे जिनके हमने लाभ और हानि के बारे में आप सभी को बताया। ये तो 3 विकल्प है जो कि आप कर सकते हैं, यानी कि इसमें लाभ भी है और हानि भी है। और फाइनली आपके प्रश्न में पूछा गया था आप कौन सा निर्णय लेंगे। तो यदि आपकी बारी आती है तो आप यहाँ लिखेंगे, इस प्रश्न में आप सभी को लिखना है कि मेरे द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही गांधीवादी नैतिकता, अर्थात वह बदलाव स्वयं बने जिसे आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आप अंतिम में क्या करेंगे? आप अंतिम में जो गांधीवादी नैतिकता है, गांधीवादी नैतिकता का पालन करेंगे, यानी गांधी जी का स्मरण करेंगे। गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी ने कहा था कि वह बदलाव, जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं या दूसरों में देखना चाहते हैं, वह बदलाव सबसे पहले आप स्वयं बने, यानी कि वो बदलाव पहले आप अपने अंदर करें, उसके बाद दुनिया में आप दूसरे को बता सकते हैं। तो उसके प्रति जो है आपके विश्वास के माध्यम से निर्देशित होगी, यानी आप लिखेंगे कि दुनिया में देखना चाहते हैं के प्रति मेरे विश्वास के माध्यम से निर्देशित होगी। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? इसमें आप स्टार्ट करके लिख सकते हैं। पहले एक एक चीज़ हम डिफाइन करते जाएंगे। तो स्टार्ट जगह आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम मेरे द्वारा मूलभूत सूचना प्राप्त करके कुछ संदेहों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे? चूंकि आपने कहा दिया कि हम गांधीवादी नैतिकता का पालन करेंगे, अर्थात हम क्या करेंगे? वह बदलाव करेंगे, वह बदलाव जो हम दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में करके देखेंगे। हम गांधीवादी नैतिकता का पालन करेंगे। इसके अंतर्गत आपको पहले में लिखना है। इसमें लिखेंगे आप क्या करेंगे? आप मूलभूत सूचना प्राप्त करेंगे पहले, और जो आपके मन में जो संदेह है उस संदेह को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। संदेह क्या आपके मन में? अर्थात क्या करेंगे आप? अर्थात आप जांच करेंगे कि प्रयोग की जाने वाली दवा पर प्रतिबंध लगाया गया है या नहीं, और साथ ही साथ इसमें कोच और अन्य सदस्यों की भूमिका की पुष्टि भी दृढ़ता से पूर्ण करेंगे। यानी कि आपके समझ प्रश्न क्या था? प्रश्न ये कहा गया था कि आपके साथी खिलाड़ी दवा का प्रयोग कर रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि हम कोच की अनुमति से कर रहे हैं। तो क्या पता कोच या फिर अन्य सदस्य इसमें सम्मिलित हैं या नहीं है, इसका पता करेंगे। और उसके उपरांत आप क्या करेंगे? जो दवा का वो लोग प्रयोग कर रहे हैं तो क्या वो जो दवा जो है, क्या उस दवा पर प्रतिबंध लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, इसके बारे में भी आप पता करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सेकेंड स्टार में, सेकेंड में आप सभी को लिखना है कि तत्पश्चात, यानी कि उसके बाद मैं दवा के उपयोग को रोकने के लिए साथी खिलाड़ियों को मनाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको पता चल जाता है कि दवा जो है
उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उस दवा का प्रयोग नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? जो आपके साथी खिलाड़ी हैं, पहले उन्हें आप मनाने का प्रयास करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे और ये बताएंगे कि यह क्या है, यह अवैध है और खेल नैतिकता के विरोध है। अवैध तो है ही, और जो खेल का नैतिकता है, जो खेल का नियम है, उसके भी विरुद्ध है। और आप उन्हें यह समझाने का भी प्रयास करेंगे कि यह उनके भविष्य और भारत की छवि दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी कि आपके लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही साथ भारत की छवि के लिए, भारत की छवि को भी धूमिल कर सकता है। इसके बाद क्या करेंगे? फिर आप एक स्टार दे करके, यानी कि पॉइंट, एक बिंदु देकर लिखेंगे, यदि वे असहमत होते हैं, यानी कि आप उन्हें समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो असहमत होते हैं, तो क्या करेंगे? फिर आपके द्वारा कदाचार के विरुद्ध, इस चोरी के विरुद्ध, इस कदाचार के विरुद्ध आप संभावित कार्रवाई के बारे में कोच को सूचना देंगे। सबसे पहले तो आप खिलाड़ी को समझा रहे हैं, खिलाड़ी को बताएंगे, यदि वो लोग नहीं मानते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद कोच को इसकी सूचना देंगे। हो सकता है कि यदि कोच के द्वारा भी इसे अनदेखा किया जाता है, यानी कोच यदि इस सलाह को मान लेते हैं, आपके सुझाव को मान लेते हैं और बैन लगा दिए, तो ये मामला वहीं ख़त्म हो गया। यदि फिर भी कोच भी इसे अनदेखा कर देते हैं, कोच भी इसे नहीं मानते हैं, तब क्या करेंगे आप? तब आप निम्नलिखित को आपके द्वारा अवैध दवाओं के सेवन का उल्लेख करते हुए एक लिखित शिकायत दर्ज करेंगे। इसमें क्या करेंगे आप? निम्नलिखित पर्सन को आप शिकायत दर्ज करेंगे। तो उसका नाम हम यहाँ पर जिक्र कर देते हैं, जिनको आप क्या करेंगे? लिखित में शिकायत करेंगे। वो व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं जिनको आप शिकायत कर सकते हैं? वो व्यक्ति हो सकते हैं कि आपके समूह में शामिल टीम प्रबंधक। पहले कौन होंगे आपके? जो आपके टीम में शामिल टीम प्रबंधक होंगे, जो टीम मैनेजर होंगे, आप उन्हें शिकायत करेंगे। लिखित शिकायत करना, आपको मौखिक शिकायत नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। जब भी हम कोई भी कार्रवाई करते हैं, किसी के विरुद्ध कोई शिकायत करते हैं, तो लिखित शिकायत किया जाता है, मौखिक शिकायत नहीं किया जाता है। क्योंकि मौखिक आपने दो जगह कर लिया, यानी कि मौखिक रूप से आप अपने साथी खिलाड़ियों को समझाए हैं और मौखिक रूप से ही अपने कोच को समझाए हैं। उसके उपरांत आप क्या करेंगे? आपके जो टीम में शामिल जो टीम प्रबंधक हैं, जो टीम मैनेजर हैं, उन्हें आप लिखित शिकायत करेंगे। इसके उपरांत क्या करेंगे? अगर वो आपकी बात भी नहीं सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं, तो उसके उपरांत आप जो उच्च अधिकारी है, यानी कि मैनेजर से ऊपर जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी को आप उन्हें शिकायत करेंगे। उसके उपरांत आपके पास एक अंतिम विकल्प बच जाता है, और आपका तीसरा और अंतिम विकल्प क्या बचता है? अंतिम विकल्प यह बचता है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मंत्री तथा अपने राज्य के राज्य मंत्री को आप लिखित शिकायत करेंगे। ये आपका तीसरा ऑप्शन है, जो कि आप ये काम कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास विकल्प होगा, ये आपका सोल्यूशन है कि आप क्या करेंगे। और दूसरा पूछा गया था, यानी कि इसी प्रश्न में 2 सेक्शन था, 20 सेक्शन में, जैसे मैंने प्रश्न भी कहा था, 20 सेक्शन में पूछा गया था कि ये जो परंपरा है, जो खेल में लोग अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, इसे जो है आप किस प्रकार दूर कर सकते हैं? इसको आपको क्यों लगता है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए ऐसी दवाओं का प्रयोग जो है खेलों में आम हो गया है? खेलों में लोग ऐसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, और ये जो प्रथा है, यह प्रथा कब और कैसे समाप्त की जा सकती है? तो इसके बारे में जो है, जब आप उत्तर लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? आप बी नंबर देंगे, और बी में आप सभी को लिखना है कि खेल में अनुचित साधनों के उपयोग के कारण, वो कारण कौन कौन से हैं, वो रीजन क्या क्या है, वो वजह क्या है जिसके वजह से लोग खेल में जो है अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। यानी क्या करते हैं? साध्य की प्राप्ति के लिए गलत साधन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा साध्य अच्छा है, जीत हमको मिल रही है, तो उस जीत को प्राप्ति के लिए, उस अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए लोग बुरे साधनों का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन ये कितना सही है, कितना कारगर है, ये आज हम नीति शास्त्र के अनुसार समझेंगे। तो पहला कारण क्या हो सकता है? खेल में जो अनुचित साधन का प्रयोग होता है, उसका पहला कारण आप लिखेंगे
बी में आपका क्या करेंगे, पहला स्टार्ट आपको लिखना है। पहला रीजन ये हो सकता है व्यक्तिगत कारण। खेल में जो है अनुचित साधन का प्रयोग करने के पीछे जो है पहला रीजन हो सकता है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण क्या होता है कि जीत, अच्छा प्रदर्शन, स्वास्थ्य लाभ, आर्थिक लाभ इत्यादि की इच्छा। क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हमारी भी इच्छा, आप सभी की भी इच्छा होती है कि हमें बहुत अच्छा पद मिले, हमें बहुत अच्छी प्रतिष्ठा मिले, हमें हर जगह जीत प्राप्त हो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमें आर्थिक लाभ हो। तो इन सब की इच्छा जो आपकी जो व्यक्तिगत इच्छा होती है, व्यक्तिगत इच्छा को पूर्ण करने के लिए लोग खेलों में या हर जगह अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो परीक्षा में जो है परीक्षार्थी क्या करते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए परीक्षा में अनुचित साधन का यानी कि चीट का, चोरी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह यदि हम नौकरी के लिए आते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ भी लोग क्या करते हैं, अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो उसके अधिकारी होते हैं, जो उसके सीनियर होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनके द्वारा कुछ आर्थिक लाभ उन्हें दिया जाता है ताकि उस पोस्ट के लिए उन्हें रख लिया जाए। तो ये क्या होता है, ये सब व्यक्तिगत कारण है, यानी खुद की लाभ के लिए, खुद की भलाई के लिए हम क्या करते हैं, अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा साधन बढ़िया है, इसीलिए हम अनुचित साधन का प्रयोग करने लगते हैं, जो कि नीति शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। आप दूसरा में लिखेंगे, यानी कि सेकेंड स्टार्ट का आपको लिखना है। सेकेंड में आप सभी लिखेंगे कानूनी कारण। खेल निकायों में क्या होता है, गेम बॉडी में के द्वारा जो है डोपिंग विरोधी कानून या नियमों का होता है क्या होना, कमजोर होना, और नियमों के बारे में जागरूकता की कमी का भी होना। यानी कि लोग ऐसे अनुचित साधन का प्रयोग क्यों करते हैं, इसलिए प्रयोग करते हैं कि उन्हें पता है जो कानूनी कारण है कि जो नियम है, नियम इतने लूज हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता है। एक ये भी कारण है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, उन्हें पता नहीं होता। यदि हम इस कार्य में पकड़े जाते हैं, एग्जाम में हम चोरी करते हैं या फिर हम अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए यदि हम पकड़े जाएंगे तो मेरे विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में या तो लोग को पता नहीं होता है, या पता होने के बाद भी उसके जो सॉफ्टनेस है उसका वो लोग विशेष रूप से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है खेल में अनुचित साधनों के प्रयोग को लेकर के। इसके बाद आप थर्ड में लिखेंगे, यानी कि तीसरे में आपको लिखना है कड़ी प्रतियोगिता, यानी कि हार्ड कंपटीशन। एक ये भी रीजन है, आज के समय में क्या हो गया, हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कड़ी प्रतियोगिता हो गई है, और इस कड़ी प्रतियोगिता में हर कोई चाहता है कि बहुत जल्दी सफल हो जाए। तो इस वजह से भी क्या लोग करते हैं, कड़ी प्रतियोगिता की वजह से लोग खेलों में या प्रत्येक जगह अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे कि आपके प्रश्न में पूछा गया था कि इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले वो कदम कौन कौन से होंगे। तो इसमें आप सभी लिखेंगे इस कुप्रथा को कम करने के लिए उठाए जा सकने वाले कुछ कदम। आपको हेडिंग देना है, इस कुप्रथा को यदि हम कम करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो हम ले सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे निवारक कदम। निवारक कदम कौन कौन है, निवारक कदम आप लिखेंगे, और निवारक कदम पे आप पहला स्टार देंगे। तो पहले में आप सभी को लिखना है विशेष रूप से डोपिंग से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि दुष्प्रभाव और इससे संबंधित दंड के विषय में जागरूकता का प्रसार करेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, जो भी ये समस्याएं हो रही है, जो लोग दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस दवा के प्रयोग से साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है उनके शरीर के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, और इस दवा का प्रयोग करते यदि वो पकड़े जाते हैं तो इसके विषय में कानून क्या है, कानूनी सलाह क्या है, उन्हें कौन कौन से दंड मिल सकते हैं, इसके बारे में उन्हें जागरूक करेंगे, इसके बारे में उन्हें बताएंगे। ये पहला का हो सकता है। और सेकेंड में आप लिखेंगे, दूसरे में आपको लिखना है कि निषिद्ध पदार्थों, यानी कि जो
प्रोहिबिटेड मटेरियल होते हैं, निषिद्ध पदार्थ होता है, उसकी सूची तथा नियमों और कानूनों को सूचीबद्ध करना। आप क्या करेंगे, बाकायदा एक लिस्ट तैयार करेंगे, उस लिस्ट में आप उस सामानों का नाम दर्ज कर देंगे। नाम कैसे दर्ज करेंगे, आप बता देंगे ये जो लिस्ट है ये क्या है, ये निषिद्ध पदार्थ है, इसका आपको प्रयोग नहीं करना है, और बाकी जो है सब सही है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम वर्तमान सिचुएशन की यदि बात करें तो आप सभी ने भी देखा होगा, अभी आज से 2 दिन पहले जो है भारत सरकार के द्वारा जितने भी चाइनीज ऐप है, चाइनीज मोबाइल ऐप है, सबको भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। और उसके बाद से जो 59 चाइनीज ऐप थे, आप सभी ने भी देखा होगा, जो 59 चाइनीज ऐप थे उन सभी की एक सूची तैयार कर दी गई। सूची आप सभी के भी मोबाइल में आया होगा, तो उस सूची से मिलान करके आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में वो कौन कौन से ऐप हैं जो चाइनीज है, जो कि हमें अपने मोबाइल में नहीं रखना है, उसे अनइंस्टॉल कर देना कि हटा देना है। तो आप क्या करेंगे, वैसे जैसे कि भारत सरकार ने जो उन 59 चाइनीज ऐप की जो लिस्ट तैयार की थी, सूची तैयार की थी, उसी तरह आप क्या करेंगे, जो भी निषिद्ध पदार्थ हैं उसकी पूरी लिस्ट तैयार करेंगे, पूरी इसकी सूची तैयार करेंगे और उन्हें पूरे पब्लिश करेंगे कि ये जो पदार्थ हैं इसका प्रयोग आपको नहीं करना है, ये क्या है, निषिद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। तीसरे में आप लिख सकते हैं, थर्ड में आप लिखेंगे कि डोपिंग विरोधी एजेंसियों में अधिक संसाधनों का निवेश करना, यानी कि वैसी एजेंसियां, वैसी कंपनियां जो डोपिंग विरोधी में कार्य करती है उसमें आप संसाधनों का अधिक निवेश करेंगे ताकि बेहतर रूप से सब कार्य संपन्न किया जा सके। तो ये 3 आपके जो निवारक कदम थे जिसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है दंडात्मक कदम, यानी कि वो कौन से कदम हैं वो जिसमें हम पनिशमेंट दे सकते हैं, दंडात्मक कदम क्या हो सकता है, इसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बारे में आप फिर स्टार देंगे और पहले में लिखना है, आपको 1 में लिखना है घरेलू स्तर पर डोपिंग विरोधी कानूनों का क्या करेंगे, कठोर परिवर्तन करेंगे। यानी कि आप उदाहरण स्वरूप एथलीटों के परीक्षण के साथ साथ सख्त परीक्षण नीति का पालन करेंगे। यानी कि आप सभी जानते होंगे जब प्रतिभागी या खिलाड़ी जो होते हैं जब वो खेलने जाते हैं तो उनका एक परीक्षण लिया जाता है, उनका एक टेस्ट लिया जाता है, जिसे आप सभी मेडिकल टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो मेडिकल टेस्ट होगा उस टेस्ट को आप सख्ती से पालन करेंगे ताकि वो बेहतर तरीके से अपने कार्य को संपादन कर सके, कोई भी ऐसा दवा का प्रयोग नहीं करे, ताकि उन्हें पता रहे कि यदि हम दवा का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पकड़े जाएंगे। तो आप जो ये काम जो करते हैं, जो परीक्षण लेते हैं, तो परीक्षण को आप सख्ती से लेंगे, बेहतर से लेंगे, तो ऐसी प्रक्रिया होगी ही नहीं। जैसे आप सभी के द्वारा कहा था कि परीक्षा में चोरी चल रही है। चोरी क्यों चलती है, क्योंकि हम प्रवेश द्वार पर ही अच्छे से उन्हें चेक नहीं करते हैं। यदि प्रवेश द्वार पर ही बच्चे को बेहतर तरीके से चेक किया जाए, उन्हें ऐसा कोई भी मटेरियल, कोई भी कागज़ यदि अंदर लेकर नहीं जाएंगे तो चोरी कहाँ से करेंगे। वैसे ही होता है, हम क्या करते हैं, परीक्षण में उनका बेहतर से परीक्षण नहीं लेते हैं, उसके बाद वो लोग वहाँ पर डोपिंग के से पकड़े जाते हैं। तो यदि हम परीक्षण ही बेहतर तरीके से लें तो ऐसी नौबत ही हमारे सामने नहीं आएगी। चलिए इसके बाद आपको लिखेंगे सेकंड में आप सभी को लिखना है डोपिंग विरोधी उल्लंघन को छिपाने जैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त देशों को प्रतिबंधित करना। यानी कि कोई ऐसा देश है जिसके खिलाड़ी ऐसे केस में पकड़े जाते हैं, तो आप उस खिलाड़ी को प्रतिबंधित तो करेंगे ही, साथ ही साथ उस देश पर भी रोक लगा देंगे ताकि अगली बार से जो है कोई भी खिलाड़ी या कोई भी देश ऐसा कार्य करने की साहस नहीं कर सके, ऐसा कार्य नहीं करे। इसके बाद लिखेंगे आप थर्ड में, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, आपके प्रश्न में दिया गया था कि इसके लिए कोच भी जो है उन्हें मोटिवेट करते हैं, कोच भी उन्हें सलाह देते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि आप जो है ऐसी दवा का प्रयोग करें। तो यदि आपको पता चलता है कि इसमें कोच भी शामिल है, उनके प्रशिक्षक भी शामिल है, तो उन कोचों को भी आप निर्वासन कर सकते हैं, यानी उन्हें डिप्रोशन कर सकते हैं, उन्हें खेल से निकाल सकते हैं। जब आप सख्त एक्शन लेंगे तभी क्या होगा, ऐसे जो ये प्रथा चल रही है, प्रथा जो है तभी खत्म हो पाएगी।
जैसे परीक्षा में एक प्रथा चल जाता है कि परीक्षा में चोरी करना है, तो परीक्षा में चोरी करने की प्रथा कब खत्म होगी? जब तक आप हार्ड कदम नहीं उठाएंगे, सख्त कदम नहीं उठाएंगे, तब तक क्या होगा? परीक्षा में चोरी चलती रहेगी। उसी तरह खेलों में भी जो है इस तरह के दवाओं का सेवन चलता रहेगा। ये तो हो गया आपका दंडात्मक कदम। अब आप लिखेंगे प्रोत्साहक कदम। प्रोत्साहन कदम क्या हो सकता है, प्रोत्साहक कदम क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें भी 2 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो आप पहले बिंदु में लिखेंगे, आपको फर्स्ट में लिखना है सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का समर्थन करना और सभी देशों को उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। आप क्या करेंगे? जो जिस देश के द्वारा बेहतर मैनेजमेंट रहेगा, बेहतर व्यवस्था रहेगा, आप उसे समर्थन करेंगे, उसे आप मोटिवेट करेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे और साथ ही साथ उसे आप पुरस्कृत भी करेंगे। होता क्या है कि जो बच्चा यदि क्लास में बेहतर प्रदर्शन करता है, चोरी नहीं करता, यदि उसे आप सम्मानित करेंगे तो उसको देख करके बाकी बच्चे भी क्या करते हैं? बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से यदि आप उस देश को सम्मानित करते हैं, उस देश से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, तो क्या होगा? ये प्रथा जो है, यह कुप्रथा जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। उसके बाद आप सेकंड में लिखेंगे, सेकंड बिंदु में आपको लिखना है वित्त पोषण प्रणाली में नैतिक आचरण और डोपिंग रैंकिंग को महत्व प्रदान करना। जो वित्त पोषण प्रणाली होता है, यानी कि वित्त पोषण प्रणाली की वो क्या होता है? जिस संस्था के द्वारा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खेलों का आयोजन किया जाता है, वो क्या करते हैं? उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं, उन्हें वित्तीय मदद भी दी जाती है। तो जो देश या जो कंट्री इस तरह के कार्यों में संलिप्त नहीं है या ऐसे दवा का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें क्या करेंगे? आप बेहतर वित्तीय सहायता देंगे, उन्हें रैंकिंग में उन्हें बेहतर स्थान पर रखेंगे, जिस वजह से क्या होगा? उनका महत्व और भी बेहतर बढ़ सकता है। इसके अलावा जो है एक और कदम है जो हम आपके समक्ष शेयर करना चाहेंगे। अन्य कदम में आप लिख सकते हैं, अन्य कदम ये हो सकता है कि निर्दोष एथलीटों की रक्षा हेतु सुलभ और सस्ती अपील व्यवस्था। यानी कि हो सकता है कि एक कंट्री के जो है बहुत से खिलाड़ी उस केस से फंस गए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि उस तरह की दवा का प्रयोग नहीं करते हैं, वो निर्दोष होते हैं। तो जब आप देश पर बैन लगा दिए, पूरे उस खिलाड़ी के टीम पर, उस कोच पर बैन लगा दिए, तो उसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि उस तरह का अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करते होंगे। तो जो निर्दोष खिलाड़ी हैं उनकी रक्षा हेतु भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक सुलभ और सस्ती अपील व्यवस्था करनी है, ताकि वो आसानी से अपील करके अपने आप को जो है निर्दोष साबित कर सके। तो आज के क्लास में हम एथिक्स केस स्टडी के तहत एक प्रश्न को समझे। चूँकि ये प्रश्न का उत्तर आपको लंबा था, इसलिए हमने इसका दो भाग में निर्माण किया था। तो ये क्या था? आपका दूसरा भाग था। तो केस स्टडी के अंतर्गत हमने इस प्रश्न का उत्तर आज के वीडियो में जाना। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड EPC 4 के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। यह वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।